नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कालरिज के कल्पना सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कालरिज का कल्पना सिद्धांत क्या है, कालरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं और कालरिज के द्वारा कल्पना और ललित कल्पना में किस प्रकार से अंतर स्पष्ट किया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग कालरिज के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं, उसके बाद इनके सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कालरिज स्वच्छंदतावादी धारा के प्रमुख कवि एवं विचारक थे, यानी ये स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के थे, स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के कवि भी थे और उसके आलोचक भी थे, यानी विचारक भी थे। इनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में 1772 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1834 ईस्वी में हुई थी। इनके द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें बायोग्राफिया लिटरेरिया जो 1817 ईस्वी में लिखा गया था, द फ्रेंड 1817 ईस्वी में लिखा गया था, चर्च एंड स्टेट 1825 ईस्वी में लिखा गया था। ये इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसको कल्पना सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कालरिज का कल्पना सिद्धांत क्या है। कल्पना लैटिन शब्द इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतरण है। यह मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यानी कल्पना जो है मनुष्य के मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। बिंब का अर्थ होता है चित्र, यानी कल्पना के द्वारा मनुष्य अपने मस्तिष्क में जिस चीज की कल्पना करता है उसका चित्र बना लेता है, उसके मस्तिष्क में एक चित्र उपस्थित हो जाती है। काव्य तथा दर्शन से कल्पना को बहुत पहले से ही जोड़ा जाता है, यानी बहुत पहले से, यानी शुरुआत से ही कल्पना काव्य और दर्शन से संबंधित है। लेकिन प्लेटो के समय से ही इस पर विचार हो रहा है। प्लेटो के समय से ही कल्पना पर विचार हो रहा है, किंतु कालरिज ने विस्तार से इसका विवेचन विश्लेषण किया। विचार तो प्लेटो के समय से ही कल्पना पर हो रहा है, लेकिन इसका विस्तार से विवेचन और विश्लेषण कालरिज के द्वारा ही किया गया है। कल्पना को परिभाषित करते हुए कालरिज ने लिखा है, देख लेते हैं कालरिज ने क्या परिभाषा दिया है। कालरिज ने जो परिभाषा दिया है वह है कि पूर्व अनुभूतियों की पुनर्योजना से अपूर्व शक्ति को कल्पना कहते हैं, यानी जो हमारी पूर्व की अनुभूतियां होती हैं उनकी पुनर्योजना से हम एक अपूर्व शक्ति का निर्माण करते हैं, जिसको कल्पना कहते हैं। वर्तमान का अवगहन करने वाली स्मृति तथा अनागत का वहन करने वाली कल्पना होती है, यानी कल्पना जो होती है वो वर्तमान का अवगहन भी करती है और अनागत यानी अभी जो नहीं आया है, जो अज्ञात है, कल्पना उसका भी वहन करती है। कल्पना को कालरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है, यानी कल्पना जो है एक ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर के द्वारा दिया गया शक्ति है और इसका जो सबसे प्रमुख गुण होता है वह होता है सृजन करना, यानी कल्पना सृजन करता है, नए चीजों का निर्माण करता है। कालरिज के अनुसार कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से सत्य के किसी आधार के न होने पर भी नए प्रतिरूपों का निर्माण किया जा सकता है, यानी हमारे पास कुछ सत्य नहीं है फिर भी हम कल्पना के द्वारा किसी नए चीज का निर्माण कर सकते हैं। कल्पना में ऐसी शक्ति होती है। कल्पना कविता में समन्वय करती है, यानी कविता में अगर दो विरोधी चीजें हैं तो कल्पना क्या करती है, उसका समन्वय करती है। कालरिज ने इसे समन्वयकारी शक्ति कहा है। जो भाव तथा विचार, यानी कल्पना जो है भाव और विचार में समन्वय करती है, पदार्थ और चेतना में समन्वय करती है, साम्य और वैषम्य में समन्वय करती है, वैयक्तिकता और सर्वता में समन्वय करती है, नैसर्गिक और कृत्रिम आदि में समन्वय करती है। नैसर्गिक का अर्थ होता है जो प्रकृति प्रदत्त होता है और कृत्रिम का अर्थ होता है जो मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया है। जो कल्पना होता है इन सभी चीजों में समन्वय करता है। साहित्य निर्माण के प्रसंग में कल्पना का सहारा लिया जाता है और उसके सहयोग से रंग बिरंगे काव्य चित्रों का निर्माण हो जाता है, यानी साहित्य का जब हम निर्माण करते हैं तो कल्पना का सहयोग लेकर के ही करते हैं और कल्पना के सहयोग से विभिन्न प्रकार के काव्य चित्रों का निर्माण किया जाता है। कल्पना प्रतिबोधन का आशय होता है दोस्तों परसेप्शन, जो हम परसेप्शन बनाते हैं और जो हमारा समझ होता है, जो हमारा बोधन होता है, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उसकी खाई को पाटती है। इसकी खाई को, यानी परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग की खाई को कल्पना के द्वारा ही पाटा जाता है। बुद्धि इसको करने में असमर्थ होती है, कल्पना के द्वारा ही यह संभव हो पाता है। कल्पना शक्ति में प्रकृति के सुंदर और शाश्वत रूप को प्रकट करने की शक्ति आ जाती है, यानी कल्पना शक्ति जो होती है उसके द्वारा हम प्रकृति के सुंदर और शाश्वत रूप को प्रकट कर सकते हैं कल्पना के माध्यम से।
आगे बढ़ते हैं। अब कल्पना के प्रकार देख लेते हैं। अभी तक हम लोग काल्द्रिज का कल्पना क्या है, काल्द्रिज का कल्पना के सिद्धांत में मान्यता क्या थी उसको देख रहे थे। अब कल्पना के प्रकार देख लेते हैं कि काल्द्रिज ने कल्पना के कितने प्रकार माने हैं। तो काल्द्रिज ने मुख्य रूप से कल्पना के दो प्रकार माने हैं, एक है मुख्य कल्पना और दूसरा है गौण कल्पना है। हम लोग इसमें अंतर देखेंगे, इसके आपको समझ में आएगा कि मुख्य कल्पना क्या होता है और गौण कल्पना क्या होता है। तो चलिए इसमें अंतर देख लेते हैं। मुख्य कल्पना जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना दार्शनिक और कलाकार की कल्पना होती है। यानी जो मुख्य कल्पना होता है वो सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क की कल्पना होती है, जन सामान्य की कल्पना होती है, जबकि जो गौण कल्पना होता है वो दार्शनिकों के मन में होता है, कलाकारों के मन में होता है, साहित्यकारों के मन में उपस्थित होता है। मुख्य कल्पना से दृश्य और वस्तु जगत का स्पष्ट ज्ञान होती है। दृश्य और वस्तु जगत का आशय है जो जगत हम देख रहे हैं, वो जगत जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। मुख्य कल्पना से दृश्य और वस्तु जगत का स्पष्ट ज्ञान होता है, जबकि गौण कल्पना से कलात्मक सृजनात्मक होती है। यानी जो गौण कल्पना होती है वो कलात्मक होती है, उससे कला का विकास होता है, और सृजनात्मक होती है, उससे नए चीजों का सृजन किया जाता है। मुख्य कल्पना का संबंध भौतिक जगत से होता है। भौतिक जगत उसको कहते हैं जिसको हम आंखों के सामने देख रहे हैं, जो हमारे आंखों के सामने उपस्थित है, जो हम महसूस कर रहे हैं। जबकि गौण कल्पना का जो संबंध होता है वो उच्चतर आध्यात्मिक जगत से होता है। गौण कल्पना उच्चतर आध्यात्मिक जगत का साक्षात्कार कराने में भी सक्षम होती है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की अपेक्षा अधिक सक्रिय और सचेत होती है। गौण कल्पना ज्यादा सक्रिय होती है, मुख्य कल्पना की अपेक्षा मुख्य कल्पना उतना सक्रिय नहीं होता है। जो मुख्य कल्पना होता है वह सृजन है, और गौण कल्पना जो होती है वह पुनः सृजन है। यानी सृजन हो गया है, दोबारा सृजन करना गौण कल्पना होता है, जबकि मुख्य कल्पना सृजन होता है। आगे बढ़ते हैं। और काल्द्रिज के द्वारा जो कल्पना और ललित कल्पना में अंतर स्थापित किया गया है उसको देख लेते हैं कि कल्पना और ललित कल्पना में क्या अंतर होता है। कल्पना इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद है, जबकि ललित कल्पना फैंसी का हिंदी अनुवाद है। काल्द्रिज से पूर्व दोनों को एक ही माना जाता था, लेकिन काल्द्रिज ने दोनों को अलग अलग माना है। यानी काल्द्रिज से पहले कल्पना और ललित कल्पना को एक ही माना जाता है, काल्द्रिज ने इन दोनों को अलग अलग माना है। काल्द्रिज का मानना है कि कल्पना जो होता है वो ललित कल्पना से श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। कल्पना सृजन होता है, कल्पना के माध्यम से सृजन किया जाता है, जबकि ललित कल्पना पुनः प्रस्तुति होती है। यानी जो कल्पना किया जा चुका है ललित कल्पना के माध्यम से उसको हम पुनः प्रस्तुति करते हैं, दोबारा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस दोबारा प्रस्तुत करने में तारतम्यता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ललित कल्पना में किसी भी दो चीजों को हम आपस में जोड़ सकते हैं। यानी ललित कल्पना के माध्यम से तथ्यों को हम पुनः प्रस्तुत करते हैं, उसको आपस में तारतम्यता से जोड़ते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। कल्पना विभिन्न पदार्थों में एकीकरण और समंजन करती है। यानी कल्पना क्या करती है, जो विभिन्न विरोधी पदार्थ होते हैं उसमें एकीकरण करती है और उसमें सामंजस्य लाती है, उनका समंजन करती है। लेकिन ललित कल्पना तथ्यों का संयोजन मात्र करती है। यानी ललित कल्पना के माध्यम से हम तथ्यों को केवल एकत्र कर देते हैं, उसमें समंजन नहीं करते हैं, उसमें समायोजन नहीं करते हैं, यानी सामंजस्य उसमें नहीं लाते हैं, केवल उसको इकट्ठा कर देते हैं। कल्पना जब बिंबों का सृजन करती है तो इसमें सुसंगति और रम्यता होती है। यानी कल्पना के माध्यम से जब हम किसी चित्र का निर्माण करते हैं तो इसमें एक सुसंगति होती है, रम्यता होती है, जबकि ललित कल्पना में संयोजित बिंबों में कोई प्राकृतिक या नैतिक संबंध नहीं होता है, इसमें कोई सुसंगति नहीं होती है, कोई रम्यता नहीं होता है, कोई तारतम्यता इसमें नहीं होता है। कल्पना का कार्य सदा सरस और गरिमामय होता है, लेकिन ललित कल्पना कई बार हास्यास्पद संयोजन भी कर देती है। यानी कल्पना का जो कार्य होता है वो हमेशा सरस होता है और गरिमामय होता है, लेकिन ललित कल्पना कई बार तथ्यों को ऐसा इकट्ठा करती है कि वो हास्यास्पद हो जाता है, हंसने योग्य हो जाता है। कल्पना कवि या कलाकार की आत्मा से संबंधित होता है, जबकि ललित कल्पना का संबंध केवल मस्तिष्क से होता है। यानी ललित कल्पना केवल कवियों के मस्तिष्क में होता है, कलाकारों के मस्तिष्क में होता है, लेकिन कल्पना आत्मा से संबंधित होता है, कवियों के भीतर होता है, केवल मस्तिष्क में नहीं होता है।
उम्मीद है दोस्तों आपको कालरिज का कल्पना सिद्धांत समझ में आया होगा कि कालरिज का कल्पना सिद्धांत क्या है, कालरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं, कल्पना और ललित कल्पना में अंतर क्या होता है। उम्मीद है ये सभी बिंदु आपको समझ में आए होंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।